आप लोगों को सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिखते हैं, मतलब आगे के लिए स्कोप। जैसे कि बेसिकली जब कोई मैथ्स लेता है तो वो सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं। जब कोई साइंस लेता है तो वो सोचता है कि मैं MBBS करूं, मैं डॉक्टर के फील्ड में जाऊं। हाँ, और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि जो अभी लेटेस्ट फील्ड्स हैं, रोबोटिक्स हो गए या फिर एस्ट्रोलॉजीज हो गई, तो यहाँ पे भी आफ्टर मैथ्स लोग जाते हैं। लेकिन जब कॉमर्स लेता है कोई बच्चा तो वो ये सोचता है कि मैं CA बनूंगा, CS बनूंगा या CMA बनूंगा। उसको सिर्फ 3 चीज़ें दिखती हैं, या तो CA, या तो CS, या तो CMA। इसके अलावा कई बार क्या होता है, वो कभी कभी सोच लेता है कि चलो मैं MBA करने जाऊंगा, मुझसे नहीं होने वाला CA, CS, CMA। कोई बच्चा हल्का भी टॉप कर जाता है तो उसके मन में एक ख्याल रहता है कि या तो मैं CA करूंगा, या तो CS या CMA। और CA का नाम आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। देखो, सच्चाई ऐसी है कि जब कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई बढ़ती है, मतलब लोग ज़्यादा CA बन रहे हैं, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड उतनी ज़्यादा ना हो, मार्केट में डिमांड कांस्टेंट हो, भाई GST का काम तो उतना ही रहेगा, टैक्सेशन का काम तो उतना ही रहेगा। एक CA GST का काम संभालता है, इनकम टैक्स का काम संभालता है, लोगों की फाइल्स मेंटेन करता है, कितना रुपया कमाया है, सरकार को कितनी टैक्स देना है साल भर का, ठीक है। लोगों की बड़ी बड़ी फर्म्स की GST फाइलिंग करता है, बड़ी बड़ी फर्म्स की अकाउंटिंग करता है। ये वही अकाउंटिंग है जो आप मेंटेन करते हो, या उन अकाउंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग करना। तो एक CA का काम ये होता है कि वो अकाउंटिंग करे, ऑडिटिंग करे, टैक्सेशन संभाले, ठीक है, या कंपनी के लॉज को मेंटेन करे कि कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का रिएक्शन है तो वहाँ इनकम टैक्स के साथ में या CBDT के साथ में वो केसेस को फाइल करे और वहाँ पे वो सारी चीज़ें बिजनेस की मैनेज करे। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको मैनेज करके दे। बेसिकली अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉज, कंपनी के लॉज जो होते हैं, इनके ऊपर में काम करता है एक CA। समझ में आया CA का काम कहाँ पे क्या क्या है? देखो अब क्या है, CA आज के डेट में जो बच्चा आपके स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 10 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपके स्कूल में 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है कॉमर्स की, तो उसमें से 10 ऐसे बच्चे मिलेंगे जो CA करने जाते हैं, 10 से 12 बच्चे। मैं CA करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि बोल रहा हूँ कि यदि आप दुनिया में कॉमर्स फील्ड में अगर नॉलेज पाना चाहते हैं, एक्चुअल नॉलेज, अगर कॉमर्स के समुद्र में डूबना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए CA से बेस्ट कोर्स दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया में सबसे हर CA की जितनी भी फील्ड है, कॉस्टिंग हो, फाइनेंस अकाउंटिंग हो, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, कंपनीज लॉ हो, ऑडिटिंग हो, अकाउंटिंग हो, ये हर फील्ड में जो आपको थोड़ा घुस करके आपको डीप नॉलेज देते जाएगा। शेयर मार्केट से लेकर के आपकी ITs तक, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बारे में जो बच्चे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लेते हैं उनकी भी यहाँ पे पढ़ाई आपको मिलेगी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की जो है, और जो कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर में जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, वो सब भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ के CA के कोर्स में मिलेगा। तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने वाला कोर्स तो है CA। पर CA करके अगर आप CA का काम ढूंढ रहे होंगे, तो वहाँ की मैं एक दुख भरी सच्चाई बता देता हूँ। आज के डेट में CA काम ढूंढने के लिए अकाउंटेंट को घूस देता है, बोलता है भाई काम ला के दे दे। CA खाली बैठा हुआ है, अपना एक ऑफिस बना लिया, मान लो मैं यहाँ ऑफिस बना लिया, और ऑफिस बना करके मैं आप थोड़ी ना जाऊँगा दुकान कि भैया मेरे को फाइल दे दो। मैं किसको बोलूँगा? मेरी मार्केटिंग करने के लिए मैं उस नॉर्मल अकाउंटेंट को बोलूँगा जो सिर्फ BCom किया हुआ है। वो अकाउंटेंट एक दुकान में जाएगा, उस दुकान की सारी फाइल्स को वहीं उसको मेंटेन कर देगा। दुकान बार बार जा करके उसका सारा काम, दुकान जा के सर्विस दे रहा है, डोर टू डोर सर्विस दे रहा है अकाउंटेंट। और एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में AC वाले ऑफिस में बैठा हुआ है, भाई चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, घर थोड़ी ना घूमूंगा, आराम से बैठे रहूंगा, साइन करूंगा, भाई इतना मेहनत करके पढ़ा हूं तो घूमूंगा थोड़ी। यही ना मन में रहता है। इसी एटीट्यूड के चलते उसको काम मिलता है कम, और उसका सारा काम कौन कर जाता है? वो अकाउंटेंट। और बाद में जब साल के एंड में जब उसको साइन करवाने आना होता है, किसको? उस नॉर्मल अकाउंटेंट को, तो वो क्या करता है? वो अकाउंटेंट साल के एंड में जाकर के CA के पास जाके 3,000 रुपये दे देता है। एक इंसान से 12 से 15,000 रुपये कलेक्ट करता है एक अकाउंटेंट 12 से 15,000 रुपये कलेक्ट करता है। किससे? एक बिजनेसमैन से। तो वो क्या करता है? 12 से 15,000 रुपये हर महीना, हर साल का
चार्ज करता है बिजनेसमैन से। अब उस 15,000 रुपए में से अकाउंटेंट जो है वो 9-10 हजार रुपए खुद रख लेता है, क्योंकि सारा काम तो अकाउंटेंट को भी आता है, अकाउंटिंग करना तो अकाउंटेंट को भी आएगा भाई, बीकॉम पढ़ के भी तो आप अकाउंटिंग, यही ना अकाउंटिंग है, यही अकाउंटिंग वो भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, तो वो कर लेता है। और फिर क्या करता है, अब भाई साइन करने के लिए सरकार ने परमिशन किसको दिया है कि आप अगर अपनी अकाउंट्स को अकाउंटिंग करवाते हैं या ऑडिटिंग करवाते हैं तो इंटरनल ऑडिटर में सीए का साइन रहेगा, अकाउंटेंट का साइन तो नहीं चलेगा। तो सिर्फ उस साइन की कीमत रहती सीए की, तो उसके लिए फिर हो जाता है उसको 2 से 3 हजार 4 हजार रुपए, जो भी अलग अलग एरिया के हिसाब से सीए हैं, जितना वो अपनी कैपेसिटी रखें, एक साइन की कीमत रखें, उतना रुपया उनको देता है, उनसे साइन करवाता है और वापस कर देता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट किसको, बिजनेसमैन को। तो इसमें देखो बिजनेसमैन से 15,000 रुपए निकल रहा है। बिजनेसमैन देखो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन पैसा नहीं दे रहा है, बिजनेसमैन पैसा दे रहा है। हर एक बिजनेसमैन के जेब से सालाना, एक अच्छे बिजनेसमैन जो थोड़ा सा मिडिल बिजनेसमैन है या अपर क्लास का बिजनेसमैन है, उसके जेब से 10 से 15,000 रुपए हर सालाना निकलता ही निकलता है अपनी इन सब अकाउंटिंग्स के लिए या बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए। वो 15,000 में से पैसा जा कहाँ रहा है, क्या वो सीए के जेब में जा रहा है? नहीं, वो उसमें से 8 से 9 हजार 10 हजार रुपए कहाँ जा रहा है, नॉर्मल अकाउंटेंट के जेब में, और सिर्फ 2-3 हजार रुपए पहुंच रहा है कहाँ तक, सीए पास। तो सोचो ना, सीए दिन भर इतना मेहनत करके जो काम करते भी हैं, सीए जो अपनी ऑफिस अपनी फर्म खुद खोलते हैं ना, वो लोग 12-12 घंटा काम करते हैं, संडे तक को काम करते हैं, उनकी खुद की ऑफिस है क्योंकि, तो मैनेज करते हैं। और फिर भी वो महीने भर का जब वो इकट्ठा करते हैं, स्टार्टिंग एज शुरुआती सीए के जब वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, मतलब अपने जॉब के या अपनी फर्म के, जिस फर्म को भी बनाए, तो एक तो कोई पुराना जो सीए होगा जो आपके बिजनेसमैन का, क्या वो उनको छोड़ करके, जो उनसे गुडविल बनी हुई है या लॉयल्टी बनी हुई है इतने दिन की, क्या उनको छोड़ करके वो आपके पास आएगा फाइल देने के लिए? मतलब अगर मैं किसी एक पुराने सीए से अपना काम करवा रहा हूं, तो क्या मैं उसको छोड़ करके अब आप सीए बन गए तो क्या मैं आपके पास फाइल दूंगा? क्या मुझे इतना भरोसा होगा? कहीं आप बिगाड़ दिए तो? आप पुराने डॉक्टर को छोड़ करके क्या नए डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। आपका अगर इलाज पुराना डॉक्टर ही सही कर रहा है तो आप अपनी टेंडेंसी क्यों चेंज करोगे? हम तो रैशनल ह्यूमन बीइंग है ना, हम अपनी टेंडेंसी चेंज नहीं करते हैं। अगर हम सेटिस्फैक्शन के लेवल को हाई लेवल पे ऑलरेडी अप्रोच करे होते हैं तो हम वहीं पे स्टेबल होते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसी बिहेवियर को तो रैशनल ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो वो क्यों यहाँ पे चेंज करेगा? तो एक तो पहली बात कि एग्जिस्टिंग सीए ही काफी हैं डिमांड के हिसाब से, ऊपर से और सीए बन रहे हैं, जिसके चलते जो सीए की प्राइस है वो लोग गिराते हैं। जैसे पहले एक फाइलिंग करने का, आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक सीए 3 से 4 हजार रुपए लेता था। वक्त के हिसाब से इस रेट को बढ़ना चाहिए आगे, आज 5 हजार 6 हजार 7 हजार रुपए होना चाहिए। तुमको ताजुब होगा ये जान करके, आज के डेट में एक सीए 200 रुपए में भी एक फाइल भर देता है। सोचो कितनी सप्लाई बढ़ चुकी होगी। ये तो हुआ आपका नॉर्मल, अगर आप खुद का अपना सीए का फर्म खोलते हो तो। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं भैया, हम कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हैं जो बड़ी बड़ी अकाउंटिंग करती हैं, रिलायंस, टाटा, इन सब की जो बिग 4 कंपनीज है, डेलॉयट, केपीएमजी, प्राइस वाटर कुप्स, यहाँ पे हम लोग जाकर के, ईस्ट एंड यंग, तो यहाँ पे जाकर के हम लोग अपना टैलेंट जो है वो देंगे, हम लोग एम्प्लॉयड के रूप में काम करेंगे एज ए एम्प्लॉय। तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं, मुबारक हो, आप लोगों को 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज सालाना मिल गया तो मिल गया। उसमें भी बहुत सारे टीडीएस और बहुत कुछ कटता है, जो जेब में आपके 6-7 लाख रुपए ही बच के आएगा। उसमें से टैक्स वैक्स और बहुत कुछ कट जाता है, ठीक है, जिसमें से आपका अगर पर मंथ आप निकालोगे 40-50-60 हजार रुपए से ज्यादा आप नहीं कमाने वाले हो। मतलब 40 हजार रुपए, आप सोचो एक सीए 5 से 6 साल में एक सीए बनता है, इतने सारे लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट देता है, उसके बाद भी अरे भाई 40 हजार की अगर नौकरी पानी ही थी तो फिर मैं नॉर्मल 3 साल जिंदगी कॉलेज के बीकॉम करके जी करके एक नॉर्मल अकाउंटेंट बन के किसी कंपनी में भी कमा सकता था। फिर मुझे उसके लिए सीए बनने की जरूरत क्या थी? बात मेरी समझ पा रहे हो? कहने का मतलब यह, जब किसी एक फील्ड में डिमांड ज्यादा बढ़ जाए ना, तो कुछ समय तक के लिए, उसके बाद की जनरेशन के बच्चों को कुछ समय तक के लिए उस फील्ड को छोड़ना चाहिए जहां पे उसकी सीए करने की डिमांड बढ़ गई है लोगों के मन में, क्योंकि वहां ज्यादा भीड़ है। तो देखो क्या हो गया है आज के डेट में, सीए, सीएस, सीएमए में 90% से ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको नॉलेज लेना है और अगर इसके बाद आपको अपना बिजनेस करना है तो मैं आपको बेस्ट बोलूंगा कि बेस्ट है आप जाओ सीए, सीएस, सीएमए करने के लिए, क्योंकि वहां नॉलेज मिलेगा। डिफरेंस इसमें यह है कि सीए जो होता है ना, ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, मतलब जो अकाउंट्स आप पढ़ते हैं वो अकाउंट्स और टैक्स के ऊपर में स्पेशलाइज्ड होता है वो सीए। सीए बाकी काम के ऊपर भी स्पेशलाइज्ड है, सीए को सब आता है, सीएस का काम भी आता है, सीएमए का काम भी आता है। लेकिन मेन किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है? तो एक चार्टेड अकाउंटेंट टैक्सेशन और अकाउंटिंग के ऊपर जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है। सीएस की बात अगर मैं करूं
तो जो CS है वो थ्योरी सेक्शन में कंपनी के क्या लॉज हैं, कंपनी के ऊपर कोई केस लगा दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े हो, कंपनी किसका पेटेंट करवाती है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगी, कंपनी के क्या क्या और भी लीगल फॉर्मेलिटीज, कितनी सारी चीजें होती हैं जो उसको लीगली मेंटेन करनी होती, तो कंपनी उसके लिए एक हायर करके रखती है अपने लिए कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि वो कंपनी की लॉ के वाली चीजों को, मतलब जितने भी कानूनी सलाहकार जिसको हम बोलते हैं ना, उस टाइप के रूप में काम करता है ये कंपनी सेक्रेटरी। इसके लिए कंपटीशन देने के लिए एक और पर्सन होता है जो है, आप लॉ के फील्ड से लॉयर बन करके कंपनी के लॉयर बन जाओ, तो इसका भी बहुत सारा काम जो है वो कौन चुरा के ले जाता है, एक लॉयर चुरा के ले जाता है। जिस प्रकार से सीए का काम एक अकाउंटेंट चुरा के ले जाता था। आगे बढ़ते हैं, सीएमए की बात करते हैं। तो सीएमए एक, अभी लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, आप यहां भी जा सकते हो, एक अच्छा स्कोप है, पर स्कोप कभी भी इस चीज को देख करके डिसाइड ना करें कि कितना पैसा मिलेगा। इस चीज को देख करके डिसाइड करें कि क्या मैं उस काम को बिना पैसा मिलने के भी, बिना पैसा मिले भी कर सकता हूं, मतलब मैं बोर नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर आप उस काम को करोगे जिसमें आप बिना पैसा करने मिलने के लिए भी रेडी हो जाओगे, जैसे कि अगर मुझे बोला जाए कि आपको टीचिंग करनी है और बस मेरा जो सर्वाइवल है वो कहीं से इंतजाम हो जाए, और इसके बाद आपको बोला जाए कि आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, अब आपकी जिंदगी इतने साल की बची है, आप क्या करना चाहोगे? मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा कि मैं टीचिंग करना चाहूंगा, भले पैसा ना मिले, क्योंकि पढ़ाने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर मैं इस काम को बिना पैसे के करने के लिए भी रेडी हूं, डेट मीन्स ये मेरा काम पैशन है और मैं इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, इससे मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। मैं इस काम को पैसे के लिए नहीं करता, मेरी प्रायोरिटाइज पैसा नहीं है। सिमिलरली आप उस काम को डिसाइड करो जिसमें पैसा ना हो। यदि आप इस काम को ऐसा डिसाइड करोगे तो आपके अंदर जुनून और जोश की कभी कमी नहीं आएगी, और जिस भी काम के अंदर में जब इंसान के जुनून और जोश की कमी नहीं आती है, वो उस काम में सक्सेसफुल होने के उसके 100% जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते तो सीएमए का काम जो है वो क्या होता है, कॉस्टिंग का काम होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है, वो बेसिकली कॉस्ट, एक सामान को बनाने की कितनी लागत लगेगी, कितना सामान मंगाऊं ट्रक में कि सबसे कम जो है वो कॉस्ट बैठे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर में कितनी कम बैठे, कितनी इक्वल ऑर्डर क्वांटिटी में सामान मंगाऊं, मतलब कि सामान के प्रोडक्शन के खर्चे को वो कम से कम करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना बीएसटी में, एफिशिएंट, सक्षम होना, कॉस्ट सेविंग, तो इसका काम होता है किसका, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। एमबीए की बात करें तो एमबीए में बहुत सारे फील्ड है बेटा, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एमबीए के अंदर में क्या होता है, फाइनेंस आ जाता है, होटल मैनेजमेंट आ जाते हैं, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, इंसानों को मैनेज कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स, पैसा मैनेज कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। और क्या बच गया, इंटरनल मैनेजमेंट संभाल रहा है तो इंटरनल मैनेजर, बिजनेस संभाल रहा है, बिजनेस की एक्टिविटीज संभाल रहा है, प्रोडक्शन परचेज सेल मैनेजर, बिजनेस मैनेजमेंट। तो हर चीज के लिए मैनेजमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग आपको फील्ड मिलेंगे, 100 अलग अलग फील्ड आपको मिल जाएंगे। जब आप एमबीए करने जाएंगे तो वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा किसी एक फील्ड में। बीबीए आपका ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए मास्टर डिग्री है, मतलब आप जब बैचलर डिग्री 3 साल की, या आजकल जो सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो 4 साल की, तो आपका ये बैचलर डिग्री 4 साल का रहेगा या 3 साल का रहेगा, इसके बाद आप एमबीए कर पाएंगे। तो बेसिकली बहुत सारे लोग बीकॉम एमबीए भी करते हैं, बीबीए एमबीए भी करते हैं, लेकिन अगर बीकॉम एमबीए या फिर इंजीनियर भी तो एमबीए करते हैं, आईआईटीएंस या बाकी लोग, वो लोग कहाँ से आईआईएम जाते हैं। आईआईटीएंस हमारे यहाँ का एक जो सबसे बेस्ट, जैसे कि वहाँ का आईआईटी है वैसे ही हमारे यहाँ का मैनेजमेंट का जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशनल कॉलेज जो है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कॉलेज आईआईटीज है, जैसे कि एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर वालों के लिए, वैसे ही हमारे फील्ड में इंस्टीट्यूशनल जो हमारे कॉलेजेस हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, एमा। तो एमा जो है वहां पे आईआईएम रहता है। आईआईएम मतलब क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारा रायपुर में भी है, और उसकी ब्रांचेस हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में एक तो है ही है उस कॉलेज की ब्रांच। तो वहां का अगर आपको एमबीए करना है वहां से, और यदि आप बीकॉम या इंजीनियर या बाकी फील्ड से मैनेजमेंट करना चाहते हैं, देखिए मैनेजमेंट कोई भी फील्ड वाले लोग कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले कर पाएंगे, किसी भी फील्ड के लोग मैनेजमेंट में पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए दिलाना पड़ता है कैट एग्जामिनेशन। कैट एक नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन की तरह होता है, पर ये बहुत कठिन एग्जाम माना जाता है। कैट, एक्समैट, सीमैट बहुत सारे होते हैं, पर उसमें सबसे जो टॉप में है वो है कैट। क्लैट होता है लॉ के लिए, CLAT, क्लैट होता है लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जब आप आफ्टर 12th एडमिशन कराना चाहते हैं लॉ की फील्ड में,
LLB करने जाते हैं, तब आपको लगता है, यहाँ पे लगता है लॉ के लिए लगता है क्लैट, लॉ के लिए लगता है क्लैट, CLAT, और कैट लगता है, कैट आपको लगता है कहाँ के लिए, MBA के लिए। तो ये जो कैट होता है ना, इसमें जो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत हाई लेवल के आते हैं, क्योंकि अब सोचो ना IITians भी तो इसका एग्जाम क्रैक कर रहे हैं ना, तो उनके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। OMR बेसिस पे ही आपका रहता है, MCQ पैटर्न पे ही आपका एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट मोड में आजकल लेने वाले हैं, ये कन्वर्ट करने वाले हैं अपना सिस्टम। तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस है, और बड़ी जगह की, जहाँ से अच्छी जगह से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हो तो आपको कैंपस प्लेसमेंट भी करा के देते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की आपको एम्प्लॉयड, एज अ सैलरीड एम्प्लॉयड आपको रिक्रूट कराएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट करा के देंगे। तो यहाँ से ये करना भी एक अच्छा स्कोप है, इसमें आपको आपका कॉलेज लाइफ भी जी पाओगे और एक अच्छा फील्ड स्कोप आपको मिल जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी कंपैरेटिवली टू यहाँ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आप प्रोफेशनल कोर्स है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, मेरे यहाँ से या किसी की भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो, ये सिर्फ आपको नॉलेज देगा, पर कैसे बिहेव करना है, क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होना था, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, क्या कन्वर्सेशन स्किल होनी चाहिए थी, क्या मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए थी, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए थी, ये सब कुछ भी नहीं सिखाते ये फील्ड। पर MBA जरूर सिखाता है, कैसे पहनना है, क्या फॉर्मल रहेगा, किस टाइप से कंपनी में बिहेव करना है, कंपनीज बिहेवियर कैसा होता है, सब कुछ वहां पे आपको सिखा है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपका। पर ये वीडियो देख करके आप ये मत सोचना कि मैं बायस्ड हूं MBA के प्रति और इन सब चीजों को मैं गलत मानता हूं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी CA कर रहा हूं और CMA कर रहा हूं, मुझे ज्ञान चाहिए ना, मुझे नॉलेज से मैटर करता है। तो अगर ऐसा होता तो फिर मैं खुद क्यों करता, खुद भी तो कर रहा हूं ना, बात समझ पा रहे हो। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो वहां पे मैं लिख दिया हूं, आप आगे क्या बन सकते हो MBA करके, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट मतलब कि सलाहकार, आप अपने कंपनी में फाइनेंस के सलाहकार बन सकते हो कि फंड को कहां ले और कहां यूटिलाइज करें। वैसे ही होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो, आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के फील्ड में जा सकते हो, नॉर्मल BCom करके आप बैंक्स के एग्जाम दे करके आप क्लर्क बन सकते हो, या फिर POs बन सकते हो, ऑफिसर्स बन सकते हो। आप CFA एंड इंटरनेशनल कोर्स कर सकते हो, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कोर्स इंडियन मार्केट में अभी थोड़े बहुत, इंडियन स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लोगों ने शुरू किया है, CETA करके वो सर्टिफिकेशन देते हैं, जहां पे स्टॉक मार्केट एडवाइजर बनाते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है कि लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने के बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। ये अमेरिका और बहुत सारी डेवलप कंट्रीज में बहुत दिक्कत रहता है लोगों को अपना फंड को कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए एक अलग से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और या फिर आपका पैसा कहाँ, एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जो होता है, जो आपके फंड को मैनेज करेगा। तो जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होता है, या आपका जो ब्रोकर बोल सकते हो या इन्वेस्टर बोल सकते हो, जो आपके पैसे को मैनेज करेगा, उसके लिए जो पढ़ाई कराई जाती है वो CFA होती है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, पर एक मेन सब्जेक्ट जो इनका है वो इंटरनेशनल कोर्सेज में आपको यहाँ मिल जाएगा। इंडियन भी कोर्सेज इसके लिए आ रहे हैं, ये भी एक अच्छा फील्ड है, लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप लोग सुनते होंगे, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, ये सब के बारे में सुनते होंगे आप लोग, ये क्या है आपको समझ में नहीं आता होगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगा। शेयर मार्केट भी क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टार्टिंग से बड़ी आसान भाषा में आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपको लगे कि किसके ऊपर में आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में या शेयर मार्केट के ऊपर में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि पहले वीडियो बनाऊं। आगे अगर मैं बात करूं तो आप नॉर्मल अकाउंटेंट के बारे में तो मैंने आपको बताया, BCom, MCom, इसमें ऑनर्स का कोर्स होता है, या सिंपल बिना स्पेशलाइज्ड के करेंगे तो सिंपल कोर्स भी होता है। ऑनर्स मतलब किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ेंगे, पर किसी एक सब्जेक्ट में हम ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो कोर्स हो जाता है ऑनर्स, ऑनर्स जुड़ जाता है उसमें। नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज में भी आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं खुद का, कॉमर्स के फील्ड में पढ़ाई करके। कॉमर्स के फील्ड में स्कोप कहाँ कहाँ क्या क्या है, देखो मैं आपको क्या कोर्स कर सकते हो और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस आप अपना खुद का खोल सकते हैं, फिर आप रेलवेज एंड एयरवेज में जा सकते हैं, मीन्स कि आप रेलवे की एग्जाम्स दिला करके, भाई आप नॉर्मल BCom करके रेलवे के एग्जामिनेशन दिला के आप रेलवे के फील्ड में भी आप नौकरी कर सकते हैं।
आगे बात करूं तो आप अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, सरकारी बाबू जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो आप यहां से आरबीआई में ऑफिसर बन सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा डीआरडीओ, मैथ्स वाले लोग या साइंस वाले लोग का सपना रहता है कि वो आईआईटीएंस कंप्लीट करके वो डीआरडीओ में उनको जॉब मिले या फिर नासा में उनको जॉब मिले, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट, या फिर इसरो में उनको मिले इंडिया के हिसाब से, जो एरोस्पेस है अपना एरोस्पेस सेंटर इसरो। तो वैसे ही हमारा रहता है कि हमको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम ऑफिसर बने, या फिर हम सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ऑफिसर बने, सरकारी बाबू बने, बात समझ पा रहे हो। या फिर नॉर्मल जो स्टेट बैंक या जो बड़ी बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स, स्पेशली गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक बैंक्स जो हैं, वहां पे हम एलआईसीज और बाकी जगह में हम मिले। तो उसके लिए आजकल सबके लिए सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, यूपीएससी एंड पीएससी फाइट करके आपको ये सारे जॉब्स मिल सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर की तो बहुत, जितना एक कलेक्टर की इज्जत होती है उतनी इनकम टैक्स ऑफिसर की इज्जत होती है। आप किसी भी दुकान में घुस जाओ, आप समझ जाओ कि जिस प्रकार से अगर आपके पास यमराज आएगा तो आप उसकी कैसे सेवा सत्कार करोगे कि भाई तू मेरे को बस ले जा, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा। उसी प्रकार से आप पैसे के यमराज हो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो। तो आप किसी के भी यहां पहुंच जाओगे तो उसको लगेगा अब तो मेरा पैसा गया, अब तो मेरे यहां पूरा छापा पड़ेगा, तो आपको बड़े इज्जत से काजू कतली से लेके आपको सब खिलाएगा, पूरी खातिरदारी करेगा, किसी भी खातिरदारी में कमी नहीं करेगा। आप उसके लिए भगवान के समान हो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो तो। और बहुत सारे सीए, मैं ये नहीं बोलूंगा इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपको बनना है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सीए करो, और साथ ही साथ में आप प्राइवेट से आप अपना देखो, आज के डेट में अगर आप सीए कर लेते हो तो इसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आपको कोई और बीकॉम एमकॉम करने की जरूरत नहीं है। पर मान लो अगर आप किसी स्टेज में जाके रुक गए और आप नहीं कर पा रहे हो आगे का एग्जाम क्लियर, तो बैकअप तो होना चाहिए ना। तो प्राइवेट में आप बीकॉम एमकॉम कर सकते हो, सीए करो, उसके बाद आप जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो यूपीएससी की तैयारी करो। देखो सीए से नॉलेज मिल गया, सीए से कॉमर्स फील्ड का नॉलेज मिल गया, इनकम टैक्स फील्ड का और पूरे फील्ड का नॉलेज मिल गया, और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप सिविल सर्विस एग्जाम की फाइट करो और इनकम टैक्स ऑफिसर बनो। सीए इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा तो एक प्रॉपर नॉलेज होता है। एक नॉर्मल बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे लोगों को टैक्सेशन उतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता जितना कि डीप में पढ़ाया जाता है सीए में। और एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके लिए कोई कॉलेजेस नहीं होते, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, कॉलेजेस नहीं होते। ये सब डिग्री कोर्सेज थे जो आपको डिग्री देते हैं, कॉलेज डिग्री कोर्सेज। मतलब इसमें आप ले दे के लटक के पास हो जाओगे, पर इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें एग्जाम निकालोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्स। तो कॉलेज कोर्स प्रोफेशनल कोर्स में डिफरेंस होता है। तो सीए सीएस सीएमए प्रोफेशनल कोर्स है। आगे देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो, लॉज में भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, इसके अलावा मैं बहुत सारे फील्ड यहाँ लिख सकता था जिसमें आप देख सकते हो, जैसे कि आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। होटल मैनेजमेंट तो मैंने लिखा है, लेकिन इसके अलावा आप फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर जा सकते हो, वहाँ की मार्केटिंग के अंदर में आप जा सकते हो, वहाँ पे नॉर्मल सेल्स मैनेजर बन सकते हो। बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको मैंने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है, एक्सपोज ही नहीं किया आप लोगों को। इसके ऊपर भी पार्ट 2 वीडियो मैं बना दूंगा आगे का। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो ये थे पूरे स्कोप। आपको जरूरी नहीं कि आप सीए सीएस सीएमए करो, दुनिया बहुत बड़ी है, खास करके कॉमर्स की दुनिया तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो आप थोड़ा सा वर्सेटाइल होइए, आप थोड़ा मार्केट में जाइए, चीजों को देखिए, और सिर्फ एक ही एरिया तक बाइस्ड ना हो सीए सीएस सीएमए, और भी दुनिया में चीजें हैं। ताजुब की बात यह है कि कॉमर्स का बच्चा 90% बच्चे जो भागते हैं कैट रेस में या रैट रेस में, वो सीए सीएस सीएमए के पीछे भागते हैं। देखो पोटेंशियल और कैपेसिटी हो तभी भागो वहां, नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट सीखो ना। बच्चा है वो फेल हो रहा है, 12वीं में ले दे के पास हुआ है, बोल रहा है मैं सीए करूंगा। अरे भाई तू सीए करेगा, तेरे गट्स को सलाम, बहुत अच्छी बात है, मैं तुझे गिरा नहीं रहा हूं, पर बात समझ गधा, तू सीए करके एक एग्जाम 2 एग्जाम ले दे के निकाल भी लिया, चल फाउंडेशन और इंटर लेवल, कैसे करेगा आगे? क्यों जा रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा है, किसको दिखाना है? समाज समाज कुछ नहीं, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कुछ तो कहेंगे, लोग कहते ही रहेंगे। अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। नहीं अच्छा बोलना होगा तो भी बुरा बोलेंगे, अच्छा करोगे तो लोगों के हिसाब से चलना शुरू करोगे ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। कर्म भूमि है, भागवत गीता में बोला जाता है, कर्म करो, रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू अपने आप हो जाएगा, फल की चिंता मत करो। या लोगों क्या बोलेंगे उसके हिसाब से कर्म मत डिसाइड करो, अपने हिसाब से स्वनिर्मित कर्म बनाओ। समझ में आई बात? भारत माता की जय।